आज का टॉपिक है हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। यहाँ पर एक्स एक्स डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, ए बी आपतित तरंगाग्र है। तो यहाँ पर ये तरंगाग्र बहुत दूर से आ रहा है, इसलिए यह एक समतल तरंगाग्र की भांति होगा, जिसे हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे। और आपतित तरंगाग्र द्वारा अपवर्तक पृष्ठ पर जो कोण बनाया जाएगा उसे हम आपतन कोण आई से व्यक्त करेंगे। पहले माध्यम में तरंगाग्र v1 चाल से यदि चल रहा है तो हम लिख सकते हैं कि पहले माध्यम में तरंगाग्र की चाल v1 है, और क्योंकि यह एक अपवर्तक पृष्ठ है इसलिए अपवर्तन के बाद तरंगाग्र दूसरे माध्यम में जाएगा, और दूसरे माध्यम में हम तरंगाग्र की चाल को v2 मान लेते हैं। अब तरंगाग्र AB का बिंदु A तो पृष्ठ पर टकरा गया, लेकिन बिंदु B को पृष्ठ पर टकराने में कुछ समय लगेगा, और माना यह बिंदु t समय पश्चात इस पृष्ठ पर टकराता है। तो समय कितना लगा? हम कह सकते हैं कि तरंगाग्र को लगा समय बराबर t हो जाएगा। तो ये t समय बाद इस पृष्ठ पर एक्स एक्स डैश पृष्ठ पर टकराएगा, और हम इस बिंदु को नाम दे देंगे ए डैश। और यह कुल कितनी दूरी तय करेगा? क्योंकि चाल है v और समय लगा t, तो कुल दूरी हो जाएगा v1t। चाल है v1 और समय लगा t, तो दूरी कितनी हो जाएगी? v1t इसकी दूरी हो जाएगी। अब जितने समय में यह तरंगाग्र B से A डैश तक पहुंचा, उतने समय में बिंदु A से तरंगें दूसरे माध्यम में संचरित होती गई, और इसने दूसरे माध्यम में t समय में ही कुछ दूरी तय की। तो यदि हम इन सभी बिंदुओं से निकलने वाली तरंगों का एक कॉमन इन्वेलप लें या एक उभयनिष्ठ सतह लें, तो इस प्रकार हमें एक नया तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसे हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। तो यहाँ पर ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश, इसको हम कह सकते हैं अपवर्तित तरंगाग्र। और इसकी चाल कितनी हो जाएगी? जैसे हमने पहले भी इसका जिक्र किया था कि दूसरे माध्यम में तरंगाग्र की चाल v2 है, तो चाल कितनी हो जाएगी? v2। और कुल कितना समय लेगा ये? a से लेकर के b डैश की दूरी कितनी हो जाएगी? v2t हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका v2t। और जो ये कोण बनाएगा सतह से, ये हो जाएगा r, यानी कि अपवर्तन कोण r हो जाएगा। अब हम आपतित किरण और अपवर्तित किरण को इसमें दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इस बिंदु पर जहाँ पर कि ये पृष्ठ से मिल रहा है, इस पर हमने एक अभिलंब खींच लिया, और यहाँ पर भी हम एक अभिलंब खींच लेंगे। और हम जानते हैं कि तरंगाग्र के लंबवत किरण होती है, तो इसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। तो ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगा आपतन कोण। इसी प्रकार जो ये अपवर्तित तरंगाग्र है, इसके लंबवत भी हम किरण की दिशा को दिखा सकते हैं। तो ये कोण हो जाएगा कोण r, यानी कि अपवर्तित कोण। अब हम इन दो त्रिभुजों में त्रिभुज ए बी ए डैश और ए बी डैश ए डैश में देखते हैं, तो इसमें साइन आई का मान कितना होगा? तो हम लिख सकते हैं कि ए बी ए डैश में साइन आई इज इक्वल टू
तो साइन आई इक्वल टू क्या होता है, साइन का मान होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए इसमें पहले हम इन दोनों को समकोण दर्शा लेंगे। तो इससे हमको लंब क्या हो जाएगा, जो ये भुजा है इस कोण के सामने की भुजा ये लंब होगी। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई इज इक्वल टू बी ए डैश अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो ए डैश या बी ए डैश का मान कितना है V1T, और ए डैश का मान हमें ज्ञात नहीं है तो हम इसको लिख देंगे ए डैश। तो इस प्रकार से हमें साइन आई का मान प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में देखिए साइन आर का मान कितना होगा, साइन आर इज इक्वल टू फिर वही लंब बटे कर्ण। और लंब कैसे हम डिसाइड करेंगे, देखिए जो कोण है कोण के ठीक सामने की भुजा लंब है, क्योंकि उस पर बना जो भुजा, जिस भुजा पर वो कोण बना है वो आधार होता है। तो सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी डैश अपॉन कर्ण क्या हो जाएगा, इसका समकोण के ठीक सामने की भुजा ए डैश। ए बी डैश का मान क्या है V2T बटे ए डैश कितना है, इसका मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए इसको हम सीधे ए डैश ही लिख लेंगे। तो अब हमें साइन आई और साइन आर के मान प्राप्त हो चुके हैं। अब हम साइन आई में साइन आर का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, देखिए साइन आई का मान कितना है V1T अपॉन साइन आर V2T, टी से टी कैंसिल, तो क्या प्राप्त हुआ V1 अपॉन V2। तो हम कह सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। तो चूंकि ये दो वेगों का अनुपात है, प्रथम माध्यम में तरंगाग्र का वेग और द्वितीय माध्यम में तरंगाग्र का वेग है V2, दोनों का अनुपात है। तो यह क्या होगा, यह एक नियतांक होगा। और यही क्या है, यही स्नेल का नियम है। और स्नेल का नियम अर्थात अपवर्तन का द्वितीय नियम है। तो ये द्वितीय नियम हमको यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब प्रथम नियम क्या होगा, अपवर्तन का प्रथम नियम क्या है, अपवर्तन का प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या तीनों समान तल में होते हैं। तो जैसे कि हमको दिख ही रहा है कि आपतित कोण, अपवर्तित कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तल का अर्थ क्या हुआ, जैसे ये आपको दिख रहा है ये एक प्लेन पेपर है, तो तीनों ही इसी पेपर में है कि नहीं है। कोई किरण ऐसी नहीं कि जो कि इस पेपर से बाहर है। तो एक समान तल का अर्थ क्या हुआ कि तीनों एक ही प्लेन में है, और ये हमको यहाँ पे दिख ही रहा है कि तीनों एक ही प्लेन में है। तो यहाँ से प्रथम नियम भी यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं। तो इस प्रकार हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या हम कर सकते हैं। एक समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितने भी बिंदु होंगे, ये सभी बिंदु जब ये तरंगाग्र इस पर टकराएगा तो ये सभी बिंदु क्या होंगे, ये यहाँ पर नई नई तरंगें उत्पन्न करेंगे, यानी कि ये भी स्रोत बन जाएंगे। तो द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत ये बन जाएंगे, और ये यहाँ से द्वितीयक तरंगिका यहाँ से निकलती रहेंगी। और फिर हमने ये देखा कि समय टी में, स्मॉल टी में वो तरंगाग्र कहाँ तक पहुँच रहा है उसको हमने लिया, तो वो बन जाएगा आपका अपवर्तित तरंगाग्र।